क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, 6 मार्च के दिन आपका जो पेपर है उसकी लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको सेट ए प्रोवाइड करा दिया है, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। सेट ए, सेट बी, सी, डी, ई, एफ और उसके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ अदर क्वेश्चन। बस इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी चीजें कंप्लीट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन तक का 75 के 75 नंबर आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने पास थोड़ा सा समय पर्याप्त है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन बहुत होते हैं, पर लेकिन 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 ठीक है, इसके लिए आपको लगातार तैयारी भी करनी पड़ेगी। जो चीजें बता रहा हूं उस क्लास को कंटिन्यू पूरी अटेंड करना है, पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, मेहनत आपके लिए करने की प्रयास है। अंतिम पेपर है और अंतिम पेपर में बिल्कुल एक बार और बिल्कुल तहे दिल से लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, है ना। बिल्कुल अच्छा स्कोर करना है, तो इसलिए अपन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और फटाफट शुरू करते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका कि सूर सागर के रचनाकार है। सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो देखिए, सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी है, याद रहेगा। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, याद रखना है। सूर सागर, सुर सारावली, ठीक है, साहित्य लहरी। ये क्या है? ये सूरदास जी की रचना है ना। अच्छा, तुलसीदास जी के लिए क्या जाएगा? तुलसीदास जी के लिए जाएगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। अच्छा, कबीरदास जी के लिए कितना आ जाएगा? बीजक आ जाएगा, ठीक है। और रहीम दास के लिए क्या जाएगा? नीति परक दोहे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़े थोड़े आपके लिए। तो देखिए, नीति परक दोहे हैं। कबीरदास जी के लिए क्या जाएगा? बीजक। तुलसीदास के लिए आ जाएगा रामचरितमानस, मानस, दोहावली, गीतावली, क्योंकि इनमें से आएगा है। और एक विनय पत्रिका, याद रहेगा, छोटी सी चीजें। चलिए तो यहां से आगे बढ़े। चलिए, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रवंचना का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, धोखा। प्रवंचना का अर्थ क्या होता है? धोखा, ठीक है भैया। अच्छा, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे? कबीरदास जी को मानते थे, अपन ना। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ठीक है, उन्हीं के पदों को गाया करते थे। हमेशा बाल गोविंद भगत क्या करते थे? कबीर के पदों को ही गाया करते थे। अच्छा, गाते समय क्या बजाते थे? याद है कि भूल गए? गाते समय बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे? खंजड़ी। ओ, गंजड़ी नहीं बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे, खंजड़ी। 10वें रस का नाम है। तो देखिए, 10वें रस का जो नाम है वो क्या है आपका? वात्सल्य रस को 10वां रस कहा गया है ना। अच्छा, एक बात नोटिस करना है, देखो, श्रृंगार रस जो है ना बेटा, इसको रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस राज। ये छोटी छोटी बिंदु मेरे द्वारा बताए गए, जो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि देखो, हिंदी में व्याकरण जो है ना थोड़ी कॉन्सेप्ट से चलती है, बाकी क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे। बाकी मैं आपको इन मॉडल पेपर को जो करा रहा हूँ ना, इनमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, घबराओ मत अब तुम, ठीक है। श्रृंगार रस के लिए हो जाएगा रसराज, मतलब श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, वीर रस की बात करें अपन, तो वीर रस को वीर ही कहेंगे। उत्साह इसका स्थायी भाव है, ठीक है। वात्सल्य रस का वत्सल आ जाएगा, श्रृंगार का रति आ जाएगा, भयानक का भय आएगा। तो ये इनके स्थायी भाव होते हैं। चलिए आगे बढ़ाएं भैया। कवि निराला का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कवि निराला का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है 1899 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, 4 जो छायावादी कवि है उनके स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी कवि के स्तंभ की तरह काम कौन करेंगे? एक तो कवि निराला, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ये यहाँ से आगे बढ़े। जिस समास में प्रथम पद और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। हो गया। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, रिक्त स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो देखो सोरठा जो छंद है उसमें कितने चरण होते हैं, तो सोरठा छंद जो जो छंद है ना उसमें 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा सोरठा जो छंद होता है ना वो दोहा छंद का ठीक विपरीत होता है, ध्यान रखेंगे। छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। मैंने कहा ना थोड़ा भले ही समय लगेगा हैं, पर लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। अच्छा सोरठा, सोरठा दोहा छंद का उल्टा होता है। दोहा छंद का कैसा होता है, ये उल्टा होता है। अच्छा इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, ठीक है। पहले और तीसरे में कितना कितना जाएगी, 11-11। दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में 13-13, ठीक है। 13-13 मात्राएं होती है। हुआ भैया, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होगी, 11-11। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होगी, 13-13 मात्राएं होगी। ध्यान रखना दोहा में कैसा होता है, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 होती है और दूसरे और चौथे में 11-11। उल्टा है, मतलब ये उल्टा काम है, तो उसमें 13 आगे रहता है 11 बाद में रहता है। इस चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अच्छा फादर कामिल बुल्के की जो जन्मभूमि है वो क्या है, बेल्जियम। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, मास्टर, मास्टर स्कूल ड्राइंग मास्टर थे ये, ठीक है। मोतीलाल। अर्थ की दृष्टि के आधार पर वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के सॉरी रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर ठीक है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उल्टा कर देना है, याद रहेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हो गए हैं, 8 प्रकार के। और यहाँ से अपन अर्थ रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। चलिए उत्साह एक गीत है, देखिए उत्साह एक गीत है, तो क्या गीत है, आह्वान गीत, ठीक है। अच्छा उत्साह कविता के रचनाकार कौन है, बताओ मेरे को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रख लोगे। उत्साह कविता के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ लिख देता हूँ इसे हिंट में, उत्साह की रचनाकार कौन है अपन, ठीक है। एक तरह का ये आह्वान गीत है और इसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी लिख दूं, निराला जी, ठीक है, याद रह जाएगा। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, विस्तृत कलेवर का मतलब ये है कि जिस काव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे कहते हैं विस्तृत कलेवर। विस्तृत मतलब बड़ा वर्णन, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं अपन, महाकाव्य कहते हैं, हो गया। अच्छा सत्य सत्य की बात करें, मधुर मूरत मधुर मनोहर देखी, इस पंक्ति में यम अलंकार है, ठीक है। तो यम नहीं रहता, यमक रहता है, यम है, यम है हम, ये गलत ही गलत हो गया है ना। चलो यमक अलंकार है। अच्छा अच्छा, तो टेंशन नहीं लेना है ना, हिंदी में बहुत नॉर्मल सी चीज आएगी। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्लास देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा चाहता तो डायरेक्ट टिक मार करके बता देता, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों कर रहा हूँ, कि मेरे को मजा आए क्या इसमें गंदेर तक, क्योंकि मेरे को तो अब 11th वाली क्लास के लिए वीडियो बनाना है। पर बेटा ये अंतिम पेपर है और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, इसमें मेहनत कर लेना यार, अच्छे से मेहनत कर लेना। फिर आके देखो अंतिम यार तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ऐसा लगता होगा नहीं यार कि अरे आपका और मेरा संबंध केवल बस वीडियो से मतलब है, देखो ये आपके लिए होगा। आप अभी 10वीं में हो तो नादान हो, ठीक है। आपका और मेरा संपर्क भले ये खाली आवाज सुन रहे हो मेरी, खाली मात्र आवाज ही दिख रही, नहीं ये तो काली मटंगली दिख रही और कहीं दिखे मेरा ये ठीक है। तो ये इसका ऐसा मत समझो आप कि नहीं यार आपका और मेरा संबंध है ही नहीं, देखो आपका और हमारा संबंध दिल से है, तभी तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो। बिना व्यक्ति को पहचाने आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो चीजों के लिए। अच्छा कई बच्चे जो ये गलत कमेंट कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे को पहचानते तो है ही नहीं,
वो पहचानते तो यार वो उनके मन में आ जाता कि नहीं यार ये तो फेक जानकारी नहीं देते, ये तो मॉडल पेपर देते हैं, खास चीज़ें देते हैं। और अपन यदि 6 मॉडल पेपर इनके करेंगे, इनके कुछ अदर क्वेश्चन करेंगे स्पेशल पीडीएफ के, तो पूरा पेपर बैठ जाएगा। जैसा कि सोशल साइंस का बैठा है। अच्छा, अब जो बच्चे कह रहे हैं कि यार हमारा नहीं बेटा, इनने पढ़ाया जो नहीं आया, तो वो बच्चे वो है कि बेटा जो मेरे को जान पहचानते है ही नहीं। सीधी बात, जो इसने क्या किया, जाते जाते चलते चलते आए, वो असली पेपर के लफड़े में आए थे और असली पेपर नहीं मिला उनको। तो भैया मैंने ये ईमानदारी से बताओ तुम खुद ही कि मैंने एक बार भी बोला है कि मैं असली पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ? मैंने ये कहा कि 100% गारंटी है कि 75 नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे 6 सिंपल पेपर करो, एक स्पेशल पीडीएफ जो देता हूँ उसको करो, अदर ओटी क्वेश्चन दूंगा। हिंदी के लिए तो पूरी तैयारी है, प्रॉपर पहले से ही मैंने तैयारी करके, क्योंकि ये पहला पेपर था ना आपका, तो इसलिए मैंने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी, पूरे कॉन्सेप्ट को के साथ तैयारी कर ली थी। तो इतना घबराओ मत बाबू, है ना? ठीक है। और ईमानदारी से यार, ईमानदारी से यदि आपको लगता कि नहीं मैंने आपका पूरा सपोर्ट किया है, तो आप ईमानदारी से व्हाट्सएप पर अपना एडमिट कार्ड जरूर भेजना। हमें भी आशा रहती है यार कि यार हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसकी परसेंटेज देख ले एक बार। ठीक है। और याद कर लेना यार, जिस दिन रिजल्ट खुले उस दिन तो जरूर याद करना है। आगे मर्जी तुम्हारी है, करो नहीं करो, हम तो याद करते रहेंगे, आप तुम्हारी मर्जी, है ना? तो एडमिट कार्ड भेज देना, ताकि और नंबर सेव कर लेना व्हाट्सएप वाले अपने, ताकि आपको और मैसेज कर देना, है ना? तो ये चीज़ें आपसे कांटेक्ट कर बना रहे, यही हमारा उद्देश्य है। मालिक ने चाहा आगे कहीं भी जिंदा बचे, नहीं मरे मुरे, तो आगे देखेंगे, आगे अपन 11th क्लास में आपको पढ़ाएंगे फिर से। ठीक है। फिर आप कमेंट गलत सलत करना, फिर मैं आपको कहूँगा यार बेटा यार मैं असली पेपर नहीं दे रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ। चलता रहेगा जिंदगी दुनिया में, है ना? तो जरूर आप करना, है ना? और सभी बच्चों को, ठीक है, यदि आप होली के पहले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो आज शूट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो परिवार है रंग बिरंगों से भरा रहे, जीवन में भगवान मेरी तरह दुख नहीं दे आपको, जिस तरह हमने दुख उठाए बेटा इतने दुख तुमको नहीं दे, हैं? ठीक है। आपको खुश रखे बस, सीधी सी बात है। बहुत दुनियादारी में बहुत संकट है बेटा, बहुत बहुत दुख तकलीफ है, रियल बताओ। ठीक है। आप अच्छा मेरे दुख तकलीफ सुनने तो आए ही नहीं हो तुम। चलो यहाँ पे देखो आगे, है ना? न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। न्याय के अनुसार आचरण करना क्या न्यायशीलता है क्या? बोलो भैया, बोलो बोलो। तो दूसरा जो सत्य सत्य है यहाँ से देख सकते हैं आप। न्याय के आधार पर न्याय करना न्यायशीलता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है। अच्छा, मूर्त मनोहर पंक्ति में यमक अलंकार है क्या? नहीं, ये बात तो आपकी असत्य है, ये बात बताते बताते ही मेरा गया था, असत्य हो गया। और ये यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। और न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये बात बिल्कुल आपकी ट्रू रहेगी। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं क्या? सत्य बात रहेगी ये। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते क्या? तो ये बात आपकी असत्य है। अब जो पाठ है ना, पाठ, उसमें तिब्बती मान्यता के अनुसार इससे पाप धुलते हैं, ये बताना चाह रहे हो, है ना? ठीक है। पाठ में क्या आपका पाठ ये कह रहा है कि तिब्बती मान्यता है जो पाठ के अनुसार, उसके अनुसार पेयर व्हील घुमाने से पाप धुलते हैं, ऐसा बता रहे हो, इसलिए गलत हो गई। पर्वती सुंदरता जो है मन को भाती नहीं है, नहीं भाती तो भैया ओ भाती भाती है, तो इसलिए ये बात भी आप कह सकते हो गई। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो भैया किसको माना गया फिर? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु ही है तो है। चले, कन्यादान। कन्यादान के जो रचनाकार है वो ऋतुराज जी है। वैसे ये आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभी जो एमपी बोर्ड होता है ना, एक दो चीज़ें एक दो नंबर में ऐसे आउट दे देता है जो आपने नहीं पढ़ी हो, तो ये चीज़ें क्या पहले पूछी जा चुकी है ना एग्जाम में, तो हो सकता है वो आ जाए फिर से रिपीट कर दे। फिर होता है एमपी बोर्ड का वहाँ पर लट लिखे तो चल नहीं आएगा सब मिलकर तब ना अपन, क्यों नहीं यार तूने तो सिलेबस में नहीं था जो दे दिया, हर बार दे एक नहीं एक चीज़ तो, है ना? तो ये कन्यादान के लिए हो जाएगा ऋतुराज। अधिक बोलने वाले को अपन वाचाल कहते हैं। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। मानवीय क्रियाओं का जो आरोप है वो मानवीय अलंकार। एक अंक, एक अंक मतलब एकांकी। शिव पूजन सहाय, अच्छा नाटक में होता है एक अंक और अनेक अंक होते हैं, सॉरी एक अंक होता है एकांकी में और नाटक में अनेक अंक होते हैं। तो यहाँ लिख दूं मैं नाटक में, ये तो याद भी है आपको, नाटक में अनेक अंक होते हैं। हो गया।
नाटक में अनेक अंक होते हैं। शिव पूजन सहाय, तो शिव पूजन सहाय का जाएगा माता का आंचल। हो गया है। चलो बड़ा जुलूस। चलिए यहाँ पर देखिए, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? भगवान एक बार ऐसे हुआ, एक इसको मारता नोच लिया, बता रहे ओ खड़ा हो, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? मारता मैंने तो नहीं तोड़ियो, हूँ तो ना छुट्टी तो कौन तोड़ियो कि भैया? वो डुकाला छरौन है, वो कड़ी कौन, वो बैजनाथ, ओ वो पोलाय वाला लाहन भैया, पोलाय कला वाला, बताओ तुम तो। ठीक है, तो तुमने तोड़ा था क्या धनुष, शिव का धनुष है? भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो भाई साहब भगवान राम ने तोड़ा था यार, मैंने तो नहीं तोड़ा भैया, मैं तोड़ तो भी नहीं होता तो लोग पढ़ के जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि अब चले जाएं, जिस किस प्रकार का वाच्य है? तो देखिए अब चला जाए, तो ये भाव वाच्य है आपका, कौन सा है? भाव वाच्य का उदाहरण है ये। एक अनार 100 बीमार, ठीक है, का अर्थ क्या है? वस्तु कम है, चाहने वाले अनेक है। ठीक है, ठीक है, वस्तु सीमित मात्रा में होना ऐसा भी कह सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। समास का के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास। कवि नागार्जुन का जो मूल नाम है वो क्या है? बैजनाथ मिश्र है, बैजनाथ मिश्र। फसल कविता हमें किससे किसके करीब ले जाती है? तो फसल कविता हमें प्रकृति के करीब ले जाती है, प्रकृति, किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। प्रकृति, किसान और संस्कृति के करीब ले जाती है, और संस्कृति के करीब ले जाती हैं। ठीक है भैया, ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से मैं आपको एक साथ पूरे सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा देता हूँ। नंबर जो 6 है, इससे अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है आपका सेट बी। ठीक है, पूरा कोशिश करूँगा कि आपको सेट ए की तरह ये भी पूरा समझ में आएगा। देखिए, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इन काल खंडों की समय सीमा लिखी है। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब किया था? 1050 में, यानी कि सन की बात करें अपन तो सन के अकॉर्डिंग हुआ था ये आपका 993 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया, जिसकी समय सीमा निम्नलिखित है। पहला है आपका आदिकाल, जिसे अपन वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। समय सीमा है 1993 से, ठीक है, 1318 ईस्वी तक। दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल का जाएगा 1318 से 1643 तक। तीसरा है 1643 से 1843 तक। और अंत में है आधुनिक काल, सन 1843 से वर्तमान तक। तो ये आपको कर लेना है, ये याद भी आपका आराम से हो भी जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। रीति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो देखिए, रीति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम हैं। तो पहला है आपका केशव दास। क्या लिखोगे? केशव दास। केशव दास का जाएगा कवि प्रिया, रसिक प्रिया। पद्माकर, पद्माकर, और पद्माकर का आपका लिख सकते हैं यहाँ पर गंगा लहरी, गंगा लहरी और जगत विनोद। बाकी यहाँ पर राम रसायन और गंगा लहरी भी हैं, ये लिख सकते हैं आप। भूषण का है आपका शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, चलेगा। ठीक है, घनानंद का आपको लिख सकते हैं, देखिए बिहारी भी लिख सकते हैं इसमें, बिहारी, रीतिकाल में बिहारी, और इनका जाएगा बिहारी सतसई, बिहारी सतसई।
मंगलेश डबराल अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखनी है आपको। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। देखिए मंगलेश डबराल जो है इनका जन्म 1948 ईस्वी में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के कफन वानी गांव में हुआ था। बाकी ये चीज़ें आपकी में आती नहीं, बट इनका थोड़ा बहुत यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए इसलिए ये पढ़ना पड़ता है केवल। बाकी आपके काम यहाँ से है, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ठीक है भैया, कर साओगे। तो ये इनकी रचनाएं हैं मंगलेश डबराल की। आगे बढ़ते हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करें तो इनकी कविताओं में यथार्थवादी प्रवृत्ति तथा सामाजिक बोध का स्पष्ट चित्रण मिलता है। ये मूलतः यथार्थवादी कवि हैं। इनकी कविताएं मनुष्य के संघर्ष, पीड़ा और जीवन सत्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। डबराल जी की जो भाषा है सरल और सहज और प्रभावपूर्ण है। इनकी कविताओं में आधुनिक बोध प्रतीक बिंबों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इन्होंने छंद मुक्त कविता शैली को अपनाया है। अलंकारों का प्रयोग इन्होंने स्वाभाविक रूप से किया है। साहित्य में स्थान, मंगलेश डबराल का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को नई दृष्टि और संवेदना प्रदान की है। समकालीन हिंदी कविता में उनका योगदान उल्लेखनीय और स्थायी माना जाता है। हो गया। आगे बढ़ते हैं और अपना है सूरदास जी का, तो देख सकते हैं सूरदास जी का बहुत ही सिंपल है। सुरसारावली, सुरसागर और साहित्य लहरी रचनाएं हो गई इनकी। रचनाओं के बाद में जाएगा भाव पक्ष, कला पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या है, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास क्या थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भक्ति का सागर लहराता है। सूरदास जी ने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है। यानी सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल कृष्ण घटा के कृष्ण लिख दो, बात कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन किया, मतलब ऐसा लगे जाने कि जीता जागता वर्णन किया होगा। इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रसों का चित्रण किया है। कर पाओगे इतना। कला पक्ष में है, भाषा इनकी ब्रज भाषा है। गीत पद शैली का प्रयोग इन्होंने किया है काव्य में। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान है कि सूरदास जी का साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए ये सदा स्मरणीय रहेंगे। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको देखो आपका, कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो देखिए, श्री कृष्ण की आशा में लौट रही गोपियों ने जब उद्धव का योग का संदेश दिया, तब कृष्ण की प्रेम की झलक पाने की बात कही। ठीक है, ये आपका देखिए क्या है प्रश्न। एक नज़र रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा मेरे को रोंग लग रहा है यहाँ पर ये आंसर। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा कर रही गोपियों ने जब उद्धव का संदेश, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा बोलेंगे श्री कृष्ण की लौटने की आशा कर रही गोपियों ने उद्धव ने योग का संदेश दिया। उद्धव ने योग का संदेश दिया, यहाँ तक तो सही है। तथा श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाने की बात कही। ये झलक पाने की बात नहीं कही, प्रेम को भूल जाने की बात कही। भाई ये बात सुन के यहाँ बेटा प्रेम की झलक की जगह क्या लिखाएगा कि प्रेम को भूल जाने की बात कही। प्रेम को भूल और बाकी सब है। ठीक है, गोपियों की विराग्नि और धधक गई, वहाँ बेचैन हो उठी। इस तरह उद्धव के योग के संदेश ने गोपियों के विराग की आग में घी का काम किया। विराग्नि बोल सकते हैं या विराग की आग बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा इतना सा। ठीक है, अब देखिए अगला, परशुराम ने लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। पहला तर्क दिया है कि राम का धनुष टूटने में कोई
के टूटने में कोई दोष नहीं है, मतलब राम ने जो धनुष तोड़ा उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसा ही इसे छुआ वहां अपने आप टूट गया। श्री राम ने धनुष को नया समझा था, किंतु यहाँ तो पुराना जर्जर था इसलिए टूट गया। दो हो गए कि राम जी ने जो धनुष तोड़ा है उसमें उनका कोई दोष नहीं है दादा, ओ परशुराम दादा, ठीक है। राम जी ने धनुष तोड़ा है तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसे इसको छुआ ये अपना आप ही तो टूट गया। राम जी ने धनुष को नया समझा था, लेकिन वहाँ तो पुराना निकला, जर्जर निकला, इसलिए बहुत जल्दी टूट गया। लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने अनेक धनुष तोड़े, जब तो भाई साहब आप नाराज नहीं हुए थे परशुराम जी, अब बड़ा महाराज जी आप बड़ा नाराज हो रहे हो, बड़ी दिक्कत आ रही है आपको, अब अरे समझता नहीं यार, ठीक है। तो इस धनुष के टूटने से किसी का कोई लाभ या हानि नहीं हुई है, इसलिए इस पर नाराज होने की कोई बात आवश्यकता भी नहीं है। कोई से भी आपको 3 बिंदु लिख सकते हैं, हो जाएगा। आगे देखिए, कविता में, इन कविताओं में के आधार पर निराला जी जो है उनके काव्य की शिल्प की विशेषता आपको बतानी है। काव्य की शिल्प की विशेषता देखिए, निराला छायावाती प्रमुख कवि है। निराला क्या है? छायावाती प्रमुख कवि। उनकी कविताओं में प्रकृति का सुंदर और सजीव चित्रण देखने को मिलता है। निराला जी की जो कविताएं हैं उनमें प्रकृति का सुंदर और सजीव चित्रण देखने को मिलता है। हो गया। इनकी भाषा सरल शुद्ध साहित्यिक है। इनकी कविता में भावपूर्ण और प्रभाव में है। उपमा, रूपक, मानवीकरण जैसे अलंकारों का स्वाभाविक इन्होंने प्रयोग किया है। तो कर पाओगे इतना। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यह कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? देखिए, इस कथन के माध्यम से कवि कहना ये चाहता है कि जो मधुर चांदनी की रातों में, जो रात में उनने उनकी प्रेमिका के साथ जो पल बिताए थे वो उनके लिए अब केवल स्वप्न यानी कि स्मृति बन के रह गए हैं। जो उनने उनकी प्रतिमा, हाँ बाबू के साथ, ओ बाबू, ठीक है, उन्होंने उनकी मधुर चांदनी रातों के में जो प्रेमिका के साथ प्रेम के जो पल बिताए थे वहाँ अब उनके लिए केवल क्या बन गए हैं? स्मृति मात्र बन गए हैं। उनका मन सबके लिए नहीं, उनका मन सबके नहीं खोला जा सकता। मतलब वो जो राज है वो राज के सबके दाके खोल खोल के, ठीक है, समझ में आया है भैया। तो वो जो पल बिताए हैं वो उनकी निजी संपत्ति है, वो स्मृति बन के रह गए हैं। वो क्या है? उनकी निजी संपत्ति है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, वहाँ उनकी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति है, सबको बताया कि नहीं, हमने कैसे कैसी रात गुजारी थी। संपत्ति है, इसलिए आत्मव्यथा नहीं है, आत्मकथा। इसलिए आत्मकथा में वे सभी बातें नहीं कह जा सकती, वे स्मृतियाँ ही प्रेरक है, उनसे प्रेरणा ही मिलती है। बेटा एक दो जगह इमला की मिस्टेक इसलिए हुई है क्योंकि देखो ये बहुत सारे नोट्स है, जल्दी जल्दी तैयार किए, थोड़ा बहुत इमला की एक दो जगह मिस्टेक हुई तो मैं प्रॉपर तक आपको गाइडेंस भी कर रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि मधुर चांदनी रातों में प्रेमिका के साथ जो पल बिताए हैं थे वे अब उनके लिए स्मृति मात्र बनकर रह गए हैं। वो उनकी निजी संपत्ति है, हर एक के सामने नहीं खोल सकते हैं। इसलिए आत्मकथा में वे सभी बातें नहीं कही जा सकती, वे केवल क्या है? स्मृति या प्रेरक है, उनसे प्रेरणा मिलती है। पाठ्यमुक्तक और गेयमुक्तक में अंतर देखो, बहुत ही सिंपल। देखो बेटा, अब बहुत सारे बच्चे क्या रहता है कि पाठ्यमुक्तक और गेयमुक्तक तो समझ में तो आ गया, पाठ्यमुक्तक पढ़े जाते हैं, गेयमुक्तक गाए जाते हैं, जिंदगी भर हो गई सुनते सुनते। तो इसका मतलब क्या है? देखो पहले तो अपन पाठ्यमुक्तक बताते हैं आपको। देखो जो भी चीज़ें, जो भी पद है, बिहारी के पद हो गए, कबीर के पद हो गए, जिनको केवल पढ़ा जाए, जिनको धुन ताल में नहीं गाया जाए बस, जैसे कैसे कि वहाँ तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, बहुत से बोलूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये पाठ्यमुक्तक है एक।
कि वहाँ पर तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। चलिए दूसरा देख लो, एक और क्या कह रहा है कि ठीक है भैया, मैंने कहा था समय के साथ चलो पर समय ने नहीं चले। तो बेटा ये क्या केवल पाठ्य मुक्तक है, ये उदाहरण मैंने थोड़ा सा सर्च करके आपके लिए बताया। अच्छा गेय मुक्तक क्या बेटा, गेय मुक्तक बहुत ही सुंदर। गेय मुक्तक में कहिए कि मानो से हो तो वही रस खाने बसोनी जीव गोकुल के गाँव के ग्वारन। मानो से हो तो वही रस खाने बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन है पशु हो तो बनो नंद भेरो। समझ में आ गया नहीं यार, सुना आपने, ये सुना है ठीक है। ए मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री रामचंद्र कृपाले भज मने हरने भवु भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख दल नंदन। देखो तो बेटा ये क्या है, जो जितने भी मैंने गाए हैं ये आपके गेय मुक्तक है। और आगे जो पढ़े थे अपन ने ठीक है, जैसे अभी मैंने बता ही दिया है कि वहाँ तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद पथ पर। तो ये क्या पढ़े जाएंगे, तो पाठ्य मुक्तक बेटा पढ़े जाएंगे, गेय मुक्तक गाए जाएंगे। अब जब भैया पढ़े जाएंगे तो इनमें ले न छंद का विशेष ध्यान नहीं रखा जाएगा, इनमें तो रखना पड़ेगा। इनमें एक ही भाव की प्रधानता होती है और इसमें संगीतात्मकता की अधिकता होती है। इस पाठ्य मुक्तक के प्रमुख कवि कौन कौन से, कबीर रहीम बिहारी है और इसके प्रमुख कवि सूरदास मीराबाई तुलसीदास। 3 कोई से भी कर देना है क्योंकि 2 लिखना है एग्जाम में, लेकिन एक ज़्यादा याद होना चाहिए ताकि दिक्कत नहीं आए। हो गया। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा क्या है, जब एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए। जब एक ही शब्द का समान अर्थ है और समान अर्थ में एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ था पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, समझ लो, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, ये हो गया। तो इसमें क्या है, यहाँ पर पुनि पुनि शब्द 2 बार उच्चारण हुआ इसलिए पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं अपन, छन छन बदलता है समय। क्या बोला मैंने, छन छन, ठीक है, छन छन बदलता है समय। यहाँ पर छन शब्द की पुनरावृत्ति हुई रही है ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, कर पाओगे। अगला है आपका स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। देखिए स्थायी भाव क्या है, देखिए बच्चों अंतर तो हर कुछ याद कर लेगा पर ये समझो क्या है चीज़ें। जैसे मैंने आपको कहा कि क्रोध, शोक, शोक ने रोना आएगा, इसमें पीड़ा होगी, हास्य, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, पर ये रहते हैं सुसुप्त अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में। लेकिन एक और चीज़ होती है, आपके मनों में 34 तरह के भाव आते हैं, 33 वैसे माने गए पूरे, टोटल आज भी 34वां जो है छल माना गया है। क्या माना गया है, छल, पर विद्वानों ने उसे मान्यता नहीं दी, इसलिए आज भी अपन 33 ही मानते हैं। जैसे किसी पे मेरी शंका हुई, शंका है, आलस्य है, आलस्य जो है कुछ थोड़े समय के लिए रहेगा उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा ठीक है। जैसे मान के चलिए मोह है, कोई सी भी चीज़ का मोह, तो मोह भी क्या रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा और उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा ठीक है। समझ में आ गया बात नहीं, शंका हो गई, श्रम हो गया, आलस्य हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये समय कुछ समय ठहरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो कुछ समय ठहर कर नष्ट हो जाते हैं उन्हीं को कहते हैं अपन संचारी भाव। क्या कहते हैं बेटा, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या कहते हैं बेटा, बहुत देर हो गया क्लास को अटेंड करते करते, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, ये क्लास हो जाए इसके बाद में, फिर उसके बाद में सेट सी करूँगा, है ना।
एक साथ ही नहीं हो पाएगा पूरी चीज़ें क्लास एक साथ में, जो रिकॉर्डेड तो आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है बेटा। देखो अब ऑफलाइन कोचिंग भी रहती है बाबू, तो ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाना रहता है, फिर ऑनलाइन आओ, ठीक है बेटा, तुम समझ जा रहे हो ना, थोड़ा सा फिर आलस आता है। तो स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई। एक रस का केवल और केवल एक ही स्थायी भाव होता है। एक रस का कितना स्थायी भाव होता है? एक रस के कई संचारी भाव हो सकते हैं, कई, बहुत सारे। ये स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। स्थायी जो भाव है वो हृदय में क्या रहता है? स्थायी रूप से विद्यमान रहेगा। यहाँ कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव के अंग नहीं है, ये स्थायी भाव के अंग है। स्थायी भाव संचारी भाव को जगाते हैं, और ये, ठीक है, ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, ये जागृत अवस्था में रहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं है, इनको जगाया जाता है स्थायी को, और ये जागृत रहते हैं, मतलब इसको सुषुप्त अवस्था में, ये जागृत में। सिंपल है, दो अंतर याद करना है, और बच्चों को याद भी होगा, पर मैंने तो शब्द का अर्थ आपको बताने की कोशिश करी। दोहा छंद, ठीक है, इसकी जगह पे चौपाई छंद आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, चौपाई छंद ले लो, ठीक है। चौपाई छंद में की जगह पे दोहा छंद, कोई बात नहीं, बात बराबर ही है ना। दोहा और चौपाई दोनों में से एक तो आपका 100% आना ही आना है। दोहा है क्या है? अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते बाबू? 4 चरण होते। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है। जैसे कि पहले भी मैंने सेट ए में आपको समझा दिया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे, कि कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति न होई। अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई। डिना डिन ढा हो गया। तो ये दोहा छंद का हो गया। यतीन्द्र मिश्र और भैरत दारद कौशल्यार का आपको जीवन परिचय बताना है। ये पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, सिंपल सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार देख के बता देता हूँ। देखिए बेटा, भदंत आनंद कौशल्यान है, तो इनकी जो रचनाएं है बेटा, रचनाएं आप ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं रचनाएं बता रहा हूँ। एक तो याद रखना आपको भिक्षु के पत्र, भिक्षु के पत्र ये नोट कर लेना है। भिक्षु के पत्र, बहानेबाजी, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, हो गया था। भिक्षु के पत्र, यदि बाबा ना होते, बहानेबाजी, रेल का टिकट, और साहित्य विशेषता नहीं तो सब आपको कर ही सकते हैं। भदंत आसन, सॉरी गलत बोल दिया क्या मैंने बेटा? अरे मैंने भदंत आनंद कौशल्यान का बोल दिया नीचे का, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझदार बच्चे हैं सारे। ये यहाँ का बोल दिया ना बेटा, गलती रहेगी मेरे हाथ, जब तक मैंने यार ये चीज़ इतनी सॉरी गलत थोड़ी रचनाएं होगी यहाँ, सही है। और यतीन्द्र मिश्र जो है बेटा, यतीन्द्र मिश्र में आपका यदा कदा सही है, यदा कदा भी सही है, ठीक है। यदा कदा के बाद में देवप्रिया, ये भी सही है। बाजार में खड़े होकर, ये भी सही है आपका, ठीक है भैया। इसके बाद में आपका जाएगा गिरजा, गिरिजा सही है बेटा, है ना, ये भी सही है। मेरे को ऐसा लगा था मैंने गलत हो गया कहीं नोट्स बनाते समय, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। ये भी सही है, ये भी सही है, सारी चीज़ें अब सही है, कर लेना आप, हो गया, कर लोगे इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा हुआ है कि किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। कौन सी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी जिनके लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था, नंगा पुतंगा, गंजी की खोपड़ी, नवरत्न से चौपड़ी, ठीक है। प्रारंभ में मनुष्य कैसा रहता था? नंगा रहता था। उस समय तन ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। उस समय क्या था? तन ढकने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सर्दी होती, गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की भावना ने सुई और धागे का आविष्कार किया। उससे प्रेरित होकर किया होगा,
धूप, कोहरे, ठंड आदि से बचने के लिए चमड़े, पत्तों, कपड़ों या तन ढकने के लिए वस्त्र, सिलने के लिए सुई धागे की खोज की गई। ओके, कर सकते हैं। ये भी हो जाएगा आपका। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद क्यों किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने के प्रमुख दो कारण हैं कि पहला कारण है कि शहनाई बजाने में जो रीढ़ का उपयोग होता है वहाँ डुमराव की सोन नदी के किनारे मिलती है, उसी के सहारे शहनाई बजती है। और दूसरा कारण है कि शहनाई का सरताज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। ठीक है, डुमराव में हुआ था और डुमराव को इन्हीं दो कारणों से मुख्यतः याद किया जाता है। भगत के व्यक्तित्व की वेशभूषा अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो देखो, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र के आयु थे। नंबर 2 लिख लेंगे, वहाँ गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, तीसरा है उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से चमकत रहता था, शरीर पर एक लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे, गले में तुलसी की बेदौल माला उनके पड़ी रहती थी, माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगा होता था। समझ में आया भैया? इसमें से बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा, ध्यान रखना है। बाल गोविंद भगत की उम्र कितने साल की थी? 60 वर्ष की थी। बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे आदमी थे, बिल्कुल सत्य बात है। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, काले हो गए थे, तो बाल सफ़ेद हो गए थे। चेहरा सफ़ेद बालों के कारण क्या करता था? चमकत करता था। वे शरीर पर एक क्या करते थे? लंगोटी धारण करते थे। सिर पर कौन सी पंथी, कनपट्टी पर क्या पहनते थे? कबीरपंथी की टोपी पहनते थे। गले में क्या पड़ी रहती थी? तो तुलसी की बेदौड़ माला। माथे पर कौन सा चंदन लगाते थे? टीका, तो रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। और सर्दी होती थी तो क्या ओढ़ लेते थे? कम्बल ओढ़ लेते थे। तो यहाँ से इन चीज़ों में से एक ऑप्शन आपका 100% आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना रहेगा, ध्यान। ठीक है, अब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए बेटा, अभी भी जिन बच्चों ने पेड एप्लीकेशन नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेड एप्लीकेशन कर लो, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कर लो। आपकी मर्जी, अभी भी नहीं हो, आपको लगे कि नहीं यार नहीं करे तो मत करो, पर बेटा ऐप को इंस्टॉल करके रख लो और उसमें चेक कर लो। पेड एप्लीकेशन में आपको चेक करते रहना है। पेड एप्लीकेशन में जो मॉडल पेपर बताऊंगा ना, वही 100% आपके आने वाले हैं। बाकी यहाँ भी मदद कर रहा हूँ, पर वहाँ पे जुड़ोगे तो आपका फ़ायदा है, पहले भी मैंने कई बार कह दिया आपको। संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर देखो। संशय स्मरण का जो आकार होता है ना, वो छोटा होता है। रेखा चित्र जो होता है बड़ा होता है। इसका संबंध महान व्यक्ति से होता है, इसका संबंध सामान्य व्यक्ति से भी हो सकता है। ठीक है, संशय स्मरण की जो भाषा है भाव प्रधान और आत्मीय होती है, और इसकी भाषा सांकेतिक तथा संकेतपूर्ण होती है। इसमें लेखक स्वयं प्रत्यक्ष होता है, इसमें लेखक स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, इसमें विवरणात्मक शैली का वर्णन किया जाता है, इसमें चित्रात्मक शैली का वर्णन किया जाता है। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ें यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध कराना, आपको क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी चीज़ें आप स्वयं भी याद कर सकते हो। बेटा बहुत सारी चीज़ें। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकी में अंतर आपको बताना है। तो नाटक जो होता है ना बेटा, एपिसोड अनेक होते हैं नाटक में, जैसा कि आप सब जानते हैं। देखो, नाटक में क्या होता है कि बेटा इसमें एपिसोड की बात करें तो पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, पर एक अंक वाली जो नाटक है वो एकांकी। यदि एक ऐसी नाटक जो केवल एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाए, एपिसोड तो जानते हैं ना, ये भी नहीं जानो, जैसे कोई सी भी नाटक देखते तो पिछले एपिसोड में आपने देखा एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, तो एपिसोड का मतलब होता है हिंदी में अंक। तो नाटक में जो होते हैं वो बहुत सारे एपिसोड होते हैं, बहुत सारे एपिसोड करके अनेक अंक होते हैं। एकांकी में एक अंक होता है। अब ध्यान दो, ठीक है, ये नाटक का दृश्य रूप का विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है, क्योंकि बड़ा ही रहेगा क्योंकि अनेक अंक है तो अनेक एपिसोड। ये दृश्य काव्य का छोटा रूप है। ठीक है, इसका आकार बड़ा रहेगा क्योंकि भैया नाटक में क्या है, आकार बड़े तो होंगे, इसका आकार छोटा होगा। इसमें समय, स्थान, घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता और इसमें समय, स्थान, घटना पर विशेष बल दिया जाता है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। संधि और समास में अंतर, जैसे कि आप जानते ही हैं, संधि दो वर्णों के मेल को, संधि दो शब्दों के मेल को या दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। संधि जब टूटती है तो क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। संधि जब टूटेगी तो क्या कहलाता है, विच्छेद। समास जब टूटता है तो उसको कहते हैं विग्रह। संधि में वर्णों के मेल
में शब्द की संरचना बनती है, समास के में पदों के मेल से एक संक्षिप्त शब्द बनता है। संधि का उपयोग मुख्यतः संस्कृत भाषा में किया जाता है और इसका समास का उपयोग मुख्यतः संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी किया जाता है। हो जाएगा, हो गया इतना। और ये आपके सामने क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार का होता है। देखो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द के क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसी को तो कहेंगे भैया। वहाँ धीरे धीरे चला, तो वहाँ चला, पर कैसे चला, धीरे धीरे। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है आपका क्रिया विशेषण। वहाँ आज यहाँ आया, ठीक है, तो क्रिया की विशेषता क्या है, यहाँ, ठीक है भैया, रहेगा ध्यान। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। देखो कालवाचक में क्या आ जाएगा, जिन शब्द के क्रिया का होने के समय का बोध होता है। पढ़ लगते हैं आप बेटा, बहुत सिंपल है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। राम पहले पहुंचा। स्थानवाचक, जिस क्रिया में के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मोहन यहाँ आया है। रीतिवाचक में क्या जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रीति का बोध होता है। दीपक धीरे धीरे चला। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो बेटा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि समय आपका कम है, पढ़ लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, मीठी बोली पर संवाद लिखना है आपको। और भी चीज़ें मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही है, इसलिए यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट दे देता हूँ बाकी चीज़ों का। संदर्भ प्रसंग व्याख्या में देख सकते हैं आप। ये रही व्याख्या। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, लखन कहा हमरी, लखन ने कहा हरि, हमने जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। ठीक है, अरे लखन कह रहे हैं कि लखन कहा हमारी, हमने जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। ठीक है, तो लखन जी क्या कह रहे हैं कि भाई साहब कि हमने तो ये पता है कि हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। का छाति लाभ जही तूने तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ठीक है, यानी कि इसमें इस धनुष के टूट जाने से किसी को लाभ और हानि नहीं है, इसको तो केवल राम जी ने देखा जिसके मात्र से टूट गया। छूटत दो टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु बात करही कर तोसु। यानी छूटे से ही ये धनुष तो टूट गया, आप तो बिना बात के ही क्या कर रहे हो, दोष जमा रहे हो। ठीक है, बोले चितु परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभाव ना मोरा। कि परशुराम जी बोले परसे की ओर देख के कि दोस्त तुझे पता नहीं, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बाधु बालक बोली बंधु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। अरे बालक समझ के मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तू केवल मुझे मुनि मात्र समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व दिदित क्षत्रिय कुल दोई। ये मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा जगत जानता है मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप किन देनी, विपुल बार मही देव ही दीनी। मैंने कई बार इनको इस संसार में क्षत्रियों को रहित राजाओं रहित कर दिया है, और कई बार मैंने किनको ब्राह्मणों को इस धरती को दान कर दिया है। मातु पितु जानई सोच बस, करस महेश किशोर, गर्भई के अर्धक दलन, परशु मोर अति घोर। श्रेष्ठ, ठीक है, तो मैं अपनी भुजाओं के बल से समस्त पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया है, ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्त्र भावों को काटने वाला भी कौन था, मैं हूँ। हे दौलत बालक, तू मेरे फरसे की ओर देख। ठीक है भैया, इस तरीके से बाकी ये संदर्भ में व्याख्या आप कर सकते हो। बेटा ये चीज़ आपने पढ़ी भी है, इसे कोई दिक्कत नहीं, समझाने का है। छोटे जीवन की कैसे मैं बड़ी कथा आज कहूँ, क्या अच्छा नहीं मैं औरों की सुनता रहूँ, मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी है मेरी मौन व्यथा।
ये मेरे छोटे से जीवन की मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे बात कहूँ आज। ये अच्छी नहीं बात नहीं है कि मैं तो लोगों की सुनूं और मैं चुपचाप मौन रहूं। ठीक है, और वैसे भी मेरी कथा सुनकर तुम लोग करोगे क्या, बहुत ही दुख पीड़े वाली बात है यार दादा, क्या करे। ठीक है, तो अभी भी समय भी नहीं है, मेरी मौन व्यथा को आप सोने ही दो। ठीक है, हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 इतना है, यहाँ पे से कर लोगे कंप्लीट। अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े बाबू तो एप्लीकेशन में जुड़े। बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी कोचिंग आपका चैनल है, प्ले स्टोर पर आ चुका है एप्लीकेशन, नहीं की इंस्टॉल तो इंस्टॉल की हो करो, और जल्दी 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 आप पेड एप्लीकेशन में जुड़ जाओ। बस यही कहने का उद्देश्य। अब कुछ ना कुछ बात होगी, राज होगा। ठीक है, कि राज यही है कि वहाँ जो मॉडल पेपर दूंगा उसमें से 95% की मेरी जवाबदारी, उसमें से पूरा पेपर आएगा ही आएगा। यहाँ जो बता रहा हूँ ये 80% तक आ सकता है, इतना नहीं रहेगा यहाँ पर दमसाज इतना,